आप सबका इस चैनल पे फिर से स्वागत है। देखिए आज है हमारा यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट संख्या 9 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि क्या बर्फ सड़क से सख्त होती है? रॉन्ग, इसका जवाब ये नहीं है। क्या सड़क बर्फ से सख्त होती है? नहीं। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। ये ऑप्शन भी इसका एकदम गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दोस्तों, सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। यह न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हमें आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। स्थिरता के जड़त्व के कारण ट्रेन में बैठा यात्री जैसे ही ट्रेन चलना आरंभ करती है तो उसका सर पीछे की ओर चला जाता है। इसका कारण यह है कि यात्री का जो निचला हिस्सा होता है ना, वो सड़क जो यात्री का निचला हिस्सा होता है वो गाड़ी के संपर्क में होता है और यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलना लगता है, परंतु उसका ऊपरी हिस्सा जो होता है वो स्थिरता के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बने रहने का प्रयत्न करता है। इसलिए यात्री का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट है वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? आपके ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है स्थगित ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है आपका विकिरण ऊर्जा। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा हमारा गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट, हवाओं की ऊर्जा होती है। बताइए हवाओं की ऊर्जा कौन सी होती है? केवल स्थगित ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है या स्थिर और गतिज दोनों ऊर्जा होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। केवल गतिज ऊर्जा जो होती है वो हवाओं की ऊर्जा होती है। बहती हुई हवा में केवल कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। और हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट, ऊर्जा का संरक्षण का आशय है। बताइए ऊर्जा के संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा के संरक्षण का दोस्तों आशय है ऊर्जा का ना तो विनाश होता है और ना ही इसका सर्जन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा संरक्षण का मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो ह्रास हो सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के बारे में कौन सा कथन दोस्तों बताना है आपको गलत है? तो इसके सही ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास 3। तो बताइए कूट की मदद से आप बताइए इसका कौन सा जवाब एकदम सही होगा? यह है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी द्वारा जारी किया जाता है। क्या ये जवाब कथन हमारा सही है? तो दोस्तों ये कथन हमारा एकदम सही है। दूसरा है हमारा इस सूचकांक का विषय क्या रहा है इस बार का? एक जटिल विश्व में शांति का मापन। तो ये भी कथन हमारा एकदम सही है। इस बार भारत की जो रैंकिंग रही है वो 135वीं रही है। ठीक है, तो ये भी कथन हमारा एकदम सत्य है। तो इस कारण हमारे तीनों कथन सत्य होने के कारण इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस सूचकांक में जो प्रथम स्थान मिला है वो किसको मिला है? वो मिला है आयरलैंड को। आयरलैंड विश्व में हमारा जो है वैश्विक
शांति सूचकांक में नंबर 1 पे आया है। वहीं एशियाई देश, बताइए कौन सा देश? अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे अशांतिपूर्ण देश बना हुआ है। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? जो 2021 का है उसमें आपको भारत की रैंकिंग बतानी है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है 43वां, ऑप्शन नंबर बी है 44वां, ऑप्शन नंबर सी है 137वां या ऑप्शन नंबर डी है 135वां। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 43वां स्थान इस बार हमारा भारत का विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में हमारे भारत ने ये रैंकिंग प्राप्त की है। दोस्तों ये जो हमारा सूचकांक है वो 64 देशों में निकाला गया है और भारत की इसकी रैंकिंग हुई है हमारी 43वीं। यह रिपोर्ट जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों आपको ये कौन निकालता है, कौन सा इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आजकल के क्वेश्चन में यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यूपी के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन हमारा सत्य है। 2 कथन हमें दिए गए हैं और उसके कूट के माध्यम से आपको इसका सही जवाब देना है। पहला ऑप्शन हमें दिया है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? वो क्या हमारा प्रयागराज है? हाँ दोस्तों वो हमारा प्रयागराज ही है। न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला जिला जो है वो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट है। तो दोस्तों हमारा ये ऑप्शन भी एकदम सही है। तो दोनों के दोनों इसके ऑप्शन सही होने पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों पहले आप बताइए उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों हमारी जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें हैं वो है 403। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा पहले 404 थी, लेकिन अभी इंडियन जो एंग्लो इंडियन है उसका प्रावधान को अब खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के नाम के संदर्भ में दोस्तों कौन सा कथन हमारा सत्य है? बताइए। हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हैं। 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत, क्या ये भारत उत्तर प्रदेश के नाम 1836 में क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत था। तो बताइए। सेकंड ऑप्शन है हमारा 1937 से केवल संयुक्त प्रांत, और तीसरा ऑप्शन है हमारा 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपके लिए मैंने 3 ऐसे क्वेश्चन इसलिए ऐसे बनाया ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में 3 फैक्ट याद हो जाएं। यानी कि 1836 से उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा गया जाता था, वहीं 1937 से केवल संयुक्त प्रांत कहा गया है, और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा है। वहीं 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध के नाम से यूपी जाना गया, और 1902 से आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से यूपी को जाना गया है। नेक्स्ट, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति या सिंघवी समिति। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बलवंत राय मेहता समिति ने जो पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश की थी, और इस जो समिति की स्थापना की गई थी वो 1975 में की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन मिलान में आ जाता है तो आपको ये वर्ष याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1956 में। वहीं 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सर्जित किया जाता है। बताइए कब से लोकायुक्त का जो पद है यूपी में कब से उसका सर्जन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा? कमेंट करके हमें भी लिख के बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा। 1975 में यूपी में लोकायुक्त का प्रावधान किया गया है। लोकायुक्त क्या मतलब है? लोक प्लस आयुक्त, यानी कि भारत के राज्यों द्वारा गठित यह एक भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। इसका गठन स्कैंडिनेवियन देशों में प्रचलित ओम्बुड्समैन के तर्ज पर किया गया था। लोकायुक्त का जो कार्य है वो 8 वर्ष का होता है। दोस्तों आपको ये याद रखना है, 8 वर्ष, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हमारा सही नहीं है? हमें 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको जो कथन सही नहीं है वो हमें बताइए। दोस्तों, हमारा पहला कथन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। सेकंड दिया है हमें, नगरों को एक निगम की हैसियत जो राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। दोस्तों, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि यही इसका जवाब एकदम गलत है, क्योंकि नगर निगम को निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर नहीं दी जाती है। वही ऑप्शन हमारा थर्ड है, कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सर्जन किया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन एकदम सही है। वही ऑप्शन नंबर डी है, उत्तर प्रदेश ने नगर निगम को लिए एक अलग कानून है, तो ये ऑप्शन भी हमारा एकदम सही है। तो इसका सही जवाब होगा, जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, नगरों को एक निगम की हैसियत जो है वो राजनीतिक कारणों पर नहीं दी जाती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत जो हुई थी वो 1916 से हुई थी। वही 1993 में केंद्र सरकार के द्वारा संविधान के 74वां संविधान संशोधन कर एक नया अध्याय 9 का को जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 तक इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, कैस्पियन सागर की तट रेखा कौन से देशों को छूती है? दोस्तों, आपके सामने देश दिए गए हैं, आप बताइए कैस्पियन सागर किस देशों की सीमा रेखा को छूता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर को छूती है। वहीं रूस की सीमा कैस्पियन सागर को छूती है। अजरबैजान की सीमा छूती है। ईरान की सीमा छूती है। वहीं तुर्कमेनिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर को छूती है। जो कैस्पियन सागर है ना, वो सागर नहीं है, वो एशिया की एक झील है जो अपने वृत्त आकार के कारण इसको सागर कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध है जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? बताइए कौन से युद्ध के द्वारा ये तय हुआ था कि अब भारत में हमारे जो ब्रिटिश हैं वो राज करेंगे? तो हमारा इसका सही जवाब होगा, पहले मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ। पहला ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई, दूसरा ऑप्शन है मैसूर की तीसरी लड़ाई, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्लासी का युद्ध, वहीं चौथा ऑप्शन है हमारा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्लासी का युद्ध। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? प्लासी का युद्ध हुआ था हमारा 23 जून 1757 में। प्लासी के युद्ध के द्वारा ही भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ। और ये किस समय में हुआ था? ये रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आपको बताना, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी हमारे आत्माराम पांडुरंग ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अब बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1867 में मुंबई के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इस संस्था का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। जो दोस्तों हमारे प्राचीन भारत में जो कमियां थी उसको ही आगे बढ़ाने के लिए, उसको कमियों को पूरा करने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों, राजा राम मोहन राय के सामने दिया गया है ब्रह्म समाज। तो बताइए क्या राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये सही है, राजा राम मोहन राम ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ये भी एकदम सही जवाब है दोस्तों। महादेव गोविंद रानाडे, इनके आगे लिखा है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो दोस्तों थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी वो महादेव गोविंद रानाडे से संबंधित ना होके एक रूसी महिला मैडम HP ब्लाटवेस्की के ने की थी। वहीं जो महादेव गोविंद रानाडे थे वो कौन से? वो हमारे प्रार्थना समाज से संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है महादेव गोविंद रानाडे? प्रार्थना समाज से। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा
माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स किसको कहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा हमारा एक ही आप देख के बता सकते हैं सही में कौन सा जवाब इसका सही होगा दोस्तों। जिसने एक खाली हाथों से हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, वो रहे हैं हमारे महात्मा गांधी को ही माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था दोस्तों। इनको माउंटबेटन ने ही इसकी उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है हमारा दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? पहले आप मुझे बताइए दांडी यात्रा जो थी वो कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों जो दांडी यात्रा थी, पहले मैं आपको यही बताती हूँ, दांडी यात्रा जो थी वो हमारी 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। क्या डेट थी? 12 मार्च 1930। और इसका जो इसकी खत्म हुई थी वो हमारी 24 दिन की यात्रा करने के बाद ये खत्म हुई थी हमारी 6 अप्रैल 1930 को। क्या डेट थी? 6 अप्रैल 1930। तो अब हमें बताना है कि ये जो आंदोलन चला था इसके साथ में कौन सा अन्य आंदोलन चलाया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ किया गया था। दोस्तों 24 दिन की जो लंबी यात्रा थी उसमें कितने अनुयायी थे? उसमें 78 अनुयायी थे जो महात्मा गांधी के साथ चुने गए थे। और इसमें इन्होंने वहां पर यात्रा करने के साथ जब यात्रा हमारी समाप्त की, वह सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा और औपचारिक रूप से ही सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की वहीं पे शुरुआत की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रथम कौन सी घटना घटी थी? देखिए बताइए कौन सी घटना घटी थी दोस्तों। इसमें से इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों साइमन कमीशन का आगमन इन घटना में से सबसे प्रथम पे हुआ था। जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था वो हुआ था अगस्त 1942 में। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? अगस्त 1942। दांडी मार्च कब हुआ था? अभी बताया मैंने, दांडी मार्च हुआ था हमारा 12 मार्च 1930 में। वही गांधी इरविन समझौता हमारा हुआ था 5 मार्च 1931 को। और साइमन कमीशन जो हमारा आया था वो आया था हमारा 3 फरवरी 1928 को। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? साइमन कमीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकनायक से इसके नाम से किसको जाना जाता है? तो बताइए किसको जाना जाता है दोस्तों। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर, बताइए हमें कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर इसका सही जवाब इसका सही होगा। ऑप्शन इसका ए इसका एकदम सही जवाब होगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को ही मरणोपरांत क्या मिला था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1998 में। दोस्तों ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।